तो व्यूअर्स, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बनेगा देहरादून। ये जो है केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान देहरादून में। अब देहरादून में इसके अलावा क्या क्या है हमें ये भी देख लेना चाहिए, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देहरादून में केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान के अलावा किसका हेडक्वार्टर है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देहरादून में। और इसके अलावा यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया, किसका हेडक्वार्टर है, सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, देहरादून में। और देहरादून में इसके अलावा एक और चीज़ है, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये कहाँ पर है, ये भी देहरादून में। और इसके अलावा एक और चीज़ जो कि हमें जाननी ज़रूरी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये भी कहाँ है, देहरादून में। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर है, देहरादून में। क्या क्या चीज़ें अपन ने देखी है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देहरादून में है। इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये भी देहरादून में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये भी देहरादून में है। और क्वेश्चन में अपन देख ही चुके हैं, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान, ये भी देहरादून में है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हेमिस तसेचू त्योहार किसकी जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए है दलाई लामा, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी गुरु पद्मसंभव, ऑप्शन डी आदि शंकराचार्य। तो आपने सुना होगा जो ये जो हेमिस तसेचू है, ये एक क्या है, नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में। तो ये लद्दाख में स्थित हमारा एक नेशनल पार्क है, हेमिस तसेचू। और ये जो त्यौहार है, ये हमारे गुरु पद्मसंभव जो है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। उस दिन का जन्म हुआ था, इसलिए जो इनकी याद में, गुरु पद्मसंभव की याद में हेमिस तसेचू जो है त्यौहार मनाया जाता है। और हेमिस तसेचू लद्दाख में एक नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा अब हम बात करें कि आदि शंकराचार्य की, तो आदि शंकराचार्य कौन थे, ये वही इंसान थे जिन्होंने हिंदुत्व को बढ़ाया था। जब देश में बहुत ज़्यादा बुद्धिज्म फैल गया था, तब आदि शंकराचार्य ने हिंदुत्व को बढ़ावा दिया था। अब अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो कि कहाँ पर है, कपिलवस्तु में। और यहीं पर अशोक ने एक पिल्लर बनाया था जिसका नाम था रम्मन देवी पिल्लर। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि रम्मन देवी पिल्लर कहाँ पर है, तो ये कपिलवस्तु में, लुम्मन देवी कपिलवस्तु में स्थित है। उसको किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। अशोक ने भी बाद में जो है बुद्ध धर्म को अपना लिया था और उन्होंने ये पिल्लर बनवाया था। ठीक है गाइस, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक कारों में प्रयुक्त बैटरी के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है। ऑप्शन ए है ब्रोमीन, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी सोडियम। तो इस क्वेश्चन का तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। इलेक्ट्रिक कारों में जो बैटरी प्रयुक्त होती है उसके लिए अपन लिथियम का यूज़ करते हैं। अब बात करें अगर अपन सोडियम के बारे में, तो सोडियम को अपन कभी भी खुले में नहीं रख सकते। इसको हमेशा अपन काई में रखते हैं, केरोसिन में डालकर इसको रखा जाता है। अब क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए अपन इसको केरोसिन में डालकर ही रख सकते हैं, खुले में अपन इसको नहीं रख सकते हैं। और अगर अपन बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन एक गैस है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या, लिक्विड रूप में रहती है। और ऐसे ही ब्रोमीन की तरह और भी गैसें हैं, जैसे कि मरकुरी, या फिर जिसको अपन पारा बोलते हैं, मरकुरी या पारा, जिसको अपन, ये भी क्या, रूम टेम्परेचर पे कैसी होती है, लिक्विड के रूप में पाई जाती है, मतलब पानी की तरह होती है। ये गैस अवस्था में नहीं होती है रूम टेम्परेचर पे। अगर कोई मरकुरी या पारा को खा ले तो उसे किस डिसीज़ का होने का खतरा होता है, मिनीमोटा। किसी ने अगर गलती से पारा या मर्क्यूरी जो भी है खा लिया है, कंजप्शन कर लिया है, तो उसको उससे मिनीमोटा डिसीज़ हो सकती है। इसके अलावा मर्क्यूरी का यूज़ अपन कहाँ करते हैं, तो जो हमारा थर्मामीटर होता है, जो नॉर्मली थर्मामीटर अपन यूज़ करते हैं, उसमें अपन मर्क्यूरी को ही फिल करते हैं। ठीक है। और मर्क्यूरी जो है ये -39 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाती है, जम जाती है। इस तापमान को इस पर ये जम जाती है। तो अगर किसी को -50 डिग्री सेल्सियस का तापमान मापना है तो कैसे मापेगा, क्योंकि उस तो हमारा जो पारा वाला जो थर्मामीटर होता है, मर्क्यूरी का थर्मामीटर,
वो तो यूज़ में नहीं आएगा, तब अपन यूज़ करेंगे अल्कोहल थर्मामीटर का। किसका यूज़ करेंगे? अल्कोहल थर्मामीटर। इससे अपन जो ज़्यादा डिप में टेम्परेचर है, जैसे कि -50 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी ज़्यादा -60 डिग्री सेल्सियस, इस तरह के टेम्परेचर अपन अल्कोहल थर्मामीटर के थ्रू मापते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर ए है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी है कोटा और ऑप्शन डी झालावाड़। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बनेगा चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो अब देख लेते हैं अपन चंबल नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जो चंबल नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश की जानापाव नाम की जो पहाड़ी है वहाँ से हमारे चंबल नदी का उद्गम होता है, वो वहाँ से बहती है और ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में जो स्थित है वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी और राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है, तो वो है हमारी चंबल नदी। इसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है और ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आपातकाल कब घोषित हुआ था? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है 1947, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी है 1965, ऑप्शन डी है 1971। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 1962। हमारे देश में प्रथम आपातकाल या फिर नेशनल इमरजेंसी जो लगी थी वो लगी थी 1962 में। अब अगर हम देखिए तो जो नेशनल इमरजेंसी है आपातकाल वो हमारे संविधान के आर्टिकल 352 में दिए हुए हैं। आर्टिकल 352 में क्या दिए हुए? नेशनल इमरजेंसी के बारे में दिए हुए। और ये जो आपातकाल है नेशनल इमरजेंसी, ये 3 कारणों की वजह से लगती है। 3 कारणों की वजह से हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसमें पहला कारण कौन सा है? इसमें है एक्सटर्नल अग्रेशन। एक्सटर्नल अग्रेशन के कारण लग सकती है। एक और है हमारा वॉर, अगर हमारे देश पे किसी ने हमला कर दिया तो हम हमारी नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। थर्ड है हमारे पास इंटरनल डिस्टर्बेंस। और ये जो वर्ड है इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको पहले यूज़ किया जाता था। इसको फिर जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978, उसमें इसको चेंज करके कर दिया गया था आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन। तो हमारे देश में 3 कारणों से नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। एक तो एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से, वॉर की वजह से, युद्ध की वजह से, या फिर आर्म्ड रिबेलियन की वजह से। अगर किसी ने हथियारों के द्वारा हमला कर दिया है तब भी हमारे देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और हमारे देश में कितनी बार? 3 बार हमारे देश में अब तक 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है। पहली बार लगी थी 1962 में, जैसे कि अपन देख ही चुके हैं। ये लगी थी इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हो गया था, इंडिया और से चाइना। इस वजह से जो 1962 में हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। और फिर सेकंड इमरजेंसी हमारे देश में लगी थी 1972 में। ये लगी थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने की वजह से। फिर हमारी अगली जो इमरजेंसी लगी थी वो लगी थी 1975 में, और ये लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। और उस समय जो है फ़रुखुद्दीन अली मोहम्मद देश के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो हमारे देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। एक बार लगी 1962 में, इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था उस वजह से। फिर लगी थी 1972 में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच के युद्ध की वजह से। फिर लगी थी 1975 में, इंदिरा गांधी ने लगाई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे फ़रुखुद्दीन अली मोहम्मद। उसके बाद देश में इशू क्रिएट हो गया था और जो है 1978 का अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था। ठीक है गाइज, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का गुप्त काल के दौरान जारी किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है दिनार, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी डॉलर, या ऑप्शन डी निराका। तो 2 ऑप्शन तो अपन खुद ही एलिमिनेट कर सकते हैं गाइज। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाए आपको कभी तो आप खुद ही एलिमिनेट कर सकते हो। क्योंकि आप जानते हो रुपया हमारे देश की सब करेंसी है और डॉलर ये सभी यूरोपियन देशों की जो करेंसी है, तो ये अभी बना हुआ है, उस टाइम का तो है नहीं। तो गुप्त काल के दौरान कौन सा सिक्का जारी किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो मैं लिखना भूल गई हूँ, वो है रुपया का।
रुपया का। ठीक है गाइस, उस टाइम जो है रुपया का सिक्के डले हुए थे। यहाँ मैं ऑप्शन में डालना भूल गई हूँ, उसको ये गलत हो गया है। रुपया का जो सिक्का था वो गुप्त काल के दौरान जारी किया गया था। और ये जो सिक्का है नीरा का, ये सोने के सिक्के थे जो कि वैदिक काल में चला करते थे। वैदिक काल के टाइम सोने के सिक्के जो हुआ करते थे उनको नीरा का कहा जाता था। तो जो गुप्त काल में सिक्का जारी हुआ था वो था रुपया का। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। ऑप्शन ए है महान, ऑप्शन बी मृतकों का टीला, ऑप्शन सी जीवितों का टीला, या ऑप्शन डी उत्तरजीवी का घाव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अब देखते हैं अपन मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ फैक्ट। तो जो मोहनजोदड़ो की जो खोज करी थी वो करी थी आर.डी. बनर्जी ने। और ये खोज कब करी थी? तो 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी सिंधु नदी के किनारे पे। और अब हमें देखते हैं कि हमें कैसे पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, क्योंकि हमें मोहनजोदड़ो से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई है। और ये चीज़ें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि हमें मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। तो हमें वहाँ से मिली एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, एक लड़की नाचती हुई है वो हमें मिली, एक कांस्य की मूर्ति मिली है वहाँ से। इसके अलावा हमें मिला है ग्रेट बाथ, जिसे अपन बोलते हैं विशाल स्नानागार। ये भी कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। और मोहनजोदड़ो से हमें एक शिला भी प्राप्त हुई, एक पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसपे 3 मुख वाले देवता की जो है पूजाएं बनी हुई है, एक तरह से तस्वीर बनी हुई है, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता तथा भैंसा थे। तो ये जो मूर्ति मिली ये भी कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। तो ये सब हमें प्रूफ देते हैं कि उस टाइम कोई सभ्यता वहाँ पर हुआ करती थी। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज करी थी आर.डी. बनर्जी ने 1922 में। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी माउंट चेम्स्काट सुधार, ऑप्शन नंबर सी क्रिप्स प्रस्ताव, और ऑप्शन नंबर डी है मिंटो मुरली सुधार। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी मिंटो मुरली सुधार। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए को माउंटबेटन योजना। तो जो माउंटबेटन प्लान या योजना था ये कब आया था? ये आया था 3 जून 1947 को। और इसको बल्कान प्लान या फिर डिस्की बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। डिस्की बर्ड प्लान या फिर बल्कान प्लान के नाम से भी जाना जाता है। माउंटबेटन प्लान में कहा गया था कि इंडिया को हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर देंगे। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि किस प्लान में कहा गया था कि इंडिया को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद किया जाएगा, तो उसका आंसर बनेगा माउंटबेटन योजना। अब देखते हैं हमारा सेकेंड ऑप्शन है माउंट चेम्स्काट सुधार। तो ये जो है माउंट चेम्स्काट सुधार ये 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है माउंट चेम्स्काट सुधार को। और इसमें जो है ये जो था माउंट, ये क्या हुआ करते थे? सेक्रेटरी हुआ करते थे उस टाइम पे। और चेम्स्काट जो थे ये गवर्नमेंट वॉइसराय या फिर गवर्नमेंट जनरल या फिर वॉइसराय हुआ करते थे इस प्रस्ताव के लिए। हमारा ऑप्शन नंबर सी है क्रिप्स प्रस्ताव। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये 1942 में आया था और इसे विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। उस समय वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, और उन्होंने 1942 में भारत में क्रिप्स प्रस्ताव भेजा था। इसको गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। ये एक बहुत फेमस टर्म है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा जाता है? क्रिप्स प्रस्ताव को कहा जाता है। और ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था M.K. गांधी ने। ठीक है, और अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन है मिंटो मुरली सुधार, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी, इसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो मिंटो थे ये जनरल गवर्नर है, उस टाइम के जनरल गवर्नर हुआ करते थे। और जो मुरली है ये उस टाइम के वॉइसराय हुआ करते थे। 1919 के एक्ट में हिंदू सेपरेट को हुआ था। और ये जो एक्ट था 1919, ये मिंटो मुरली सुधार में क्या किया गया था कि जो हिंदू थे उन्होंने अलग वोट डाले थे और मुस्लिमों के लिए अलग वोट डाला गया था ताकि देश में फूट डाली जा सके। तो मिंटो मुरली सुधार के द्वारा ये हुआ था। तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।